हेलो बालकों, देखो बेटो, अपने नेपाल और बोलिविया के जनसंघर्ष का जो चर्चा थी वो चल रही थी। आपके लेसन नंबर 5 था आपका। और पिछले कालांश में हमने इस बिंदु पर चर्चा को स्थगित किया था कि नेपाल और बोलिविया के जनसंघर्ष के क्या निष्कर्ष निकले। तो मैंने आपको 3 निष्कर्ष बताए थे कि इन निष्कर्ष जो आपके नेपाल और बोलिविया के जनसंघर्षों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि एक तो पहला बताया था मैंने कि लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है। दूसरा मैंने बताया था कि लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी से होता है। तीसरा बताया था मैंने कि ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार जो है आपके राजनीतिक संगठन होते हैं, चाहे संगठन किसी प्रकार का हो, राजनीतिक दल भी हो सकता है या फिर जो आपके अन्य कोई जो आपके राजनीतिक संगठन हो सकता है, दबाव समूह के रूप में या आंदोलनकारी समूह के रूप में कोई भी संगठन जो है हो सकता है, जिनके माध्यम से जो है आपके इन्हें जो संघर्ष है, लामबंदियां हैं, वो बनते हैं या तैयार होते हैं। तो हम इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको कि आपके 1 नंबर का जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उनमें से इनमें से एक बिंदु देकर के आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? जैसे पहला पॉइंट आपका उसको प्रश्न बना देगा उसका कि लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको स्पष्ट करना है। वो ये भी कह सकता है कि जो लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है की व्याख्या कीजिए, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इस रूप में वो प्रश्न करेगा आपसे। तो हमें अगर आपसे यही पूछा जाए कि बोलिविया और नेपाल और बोलिविया के जो जनसंघर्ष है उनसे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तब तो आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। लेकिन वो किसी एक पॉइंट का अगर आप दे दे, आपको बिंदु जैसे ही दे दिया लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है, समझाइए, तो आपको फिर इसका पूरा वर्णन करना पड़ेगा। संक्षिप्त में वर्णन आपके दे रखा है इस बुक में। तो देखो आपके लोकतंत्र का पहला बिंदु लेते हैं पर लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है। तो देखो आपके कुछ महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र का जो विकास है वो जनसंघर्ष के जरिए होता है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण जो फैसले होते हैं, महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो आम सहमति से हो जाए और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं हो। कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ फैसले होते हैं वो आम सहमति से हो जाते हैं और उन फैसलों के पीछे किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होता है, न तो जनसंघर्ष होता है न किसी प्रकार का और संघर्ष होता है। तो ऐसे फैसलों को हम अपवाद कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवाद कहेंगे। लोकतंत्र में अगर निर्णायक घड़ी की बात करें, निर्णय वाली घड़ी की बात करें, महत्वपूर्ण घड़ी की या महत्वपूर्ण समय की बात करें, तो अमूमन यानी कमोबेश कि लोकतंत्र में कमोबेश निर्णायक घड़ी वह घड़ी होती है जब सत्ताधारी, शासन करने वाले और सत्ता में हिस्सेदारी निभाने वाले की जनता, सत्ताधारी सरकार और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वाले जनता, इनके बीच में संघर्ष होता है। तो वही लोकतंत्र में क्या होती है? आपके निर्णायक घड़ी होती है, जिस घड़ी में सत्ताधारी और सत्ता में हिस्से चाहने वालों के बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है। ऐसी घड़ी तब आती है, कब आती है? तब आती है जब कोई देश का लोकतंत्र है, जब किसी देश का लोकतंत्र आगे की ओर कदम बढ़ा रहा है, जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा है या लोकतंत्र आगे की ओर कदम बढ़ा रहा है, बढ़ रहा है, उसे देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है। या तो देश में लोकतंत्र, कोई भी देश अपने लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा है, तब भी ऐसी घड़ी आती है जिसमें सत्ता और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच में संघर्ष होता है। या फिर लोकतंत्र स्थापित है पहले से, तो वहां पर लोकतंत्र का क्या होगा? विस्तार होगा। तो ऐसी स्थिति आएगी। अथवा वहां पर लोकतंत्र क्या कर रहा है? अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, तो भी जो है आपकी ऐसी स्थिति आती है। तो सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच जब जनसंघर्ष होता है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर जो है आपके कोई देश या तो लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा है या उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है
आपके लोकतंत्र जनसंघर्ष के जरिए लोकतंत्र का विकास होता है। दूसरा है लोकतंत्र। लोकतांत्रिक जो संघर्ष है उन संघर्षों का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। तो देखो कभी कभी जो है आपके जो संघर्ष होते हैं उनका समाधान जो है आपके हमारी जो मौजूदा राजनीतिक संस्थाएं होती है उन संस्थाओं में भी हो जाता है। मौजूदा राजनीतिक संस्थाएं कौन सी है? संसद है, न्यायपालिका है, ये भी क्या करती है, कई बार संघर्षों का समाधान कर देती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि संसद है, न्यायपालिका है, ये जो हमारी संस्थाएं हैं वो भी क्या करती है, इन विवादों का हिस्सा बन जाती है, इन संघर्षों का हिस्सा बन जाती है। और ऐसे में जब वो संघर्ष का हिस्सा बन गई संस्थाएं तो फिर समाधान कौन करेगा? तो ऐसे में जब हमारी राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, शासन की जो संस्थाएं हैं वो भी विवादों का हिस्सा बन जाती है, तो ऐसे में जो है इन विवादों का समाधान जनता के माध्यम से होता है। इनके माध्यम से होता है, जनता के माध्यम से होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक संघर्षों का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। तीसरी बात कि ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। तो देखो ये बात सच है कि ऐसी जो आपके ऐतिहासिक घटनाओं में हमें उदाहरण मिले हैं, स्वतःस्फूर्त आंदोलन होने के भाव मिले हैं। जैसे आपने देखा कि बोलविया का आंदोलन स्वतःस्फूर्त था। तो ऐसे हमें कई ऐतिहासिक घटनाएं मिली है जिन घटनाओं में स्वतःस्फूर्त होने के भाव भी जो है नजर आते हैं। लेकिन जनता की स्वतः ही भागीदारी करने की जो इच्छा है वो भागीदारी संगठित राजनीतिक जो व्यवस्था है या संगठित राजनीति है उसी के जरिए जो है कारगर होती है। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो जन आंदोलन होते हैं वो स्वतःस्फूर्त हो सकते हैं, लेकिन उन आंदोलनों को परिणाम तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? संगठित राजनीति के द्वारा ही होता है, राजनीतिक संगठनों के द्वारा ही होता है। यानी कि कोई भी संघर्ष अपने परिणाम तक पहुंचा है तो उस परिणाम तक पहुंचने के पीछे किसका हाथ रहा है? राजनीतिक संगठनों का रहा है। राजनीतिक संगठन के कई माध्यम हो सकते हैं आपके, ये नहीं कि राजनीतिक दल ही भागीदारी निभाए, राजनीतिक दलों के अलावा और भी राजनीतिक संगठन होते हैं। यानी राजनीतिक संगठनों के कौन कौन से माध्यम है? राजनीतिक दल भी है, दबाव समूह भी है और आंदोलनकारी समूह भी है। ये सब राजनीतिक संगठनों में आते हैं। तो इन संगठनों के माध्यम से क्या होता है, कोई जन संघर्ष अपने लक्ष्य तक यानी अपने परिणाम तक पहुंचता है। अब बात आती है आपकी कि किस प्रकार सरकार को जन संघर्षों के सामने झुकना पड़ता है, जन संघर्ष किस प्रकार लोकतंत्र को बढ़ाते हैं। यह आपने नेपाल का और बोलविया का उदाहरण तो देखा। भारत की भी एक घटना बताता हूँ आपको। 1984 में कर्नाटक सरकार की बात है कि 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्लापुर वुड पल्लापुर नामक जो है आपने क्या किया, कर्नाटक सरकार ने एक संगठन लिमिटेड नामक एक कंपनी बनाई। कर्नाटक पल्लापुर है अपने पल्लापुर कंपनी लिमिटेड निगम लिमिटेड, ये कंपनी बनाई। इसके नाम से एक कंपनी बनी कर्नाटक में, ये सरकार द्वारा बनाई गई कंपनी थी। कर्नाटक पल्लापुर लिमिटेड कंपनी जो है आपके बनी इस नाम की।
इस कंपनी को लगभग 30,000 एकड़ जो है आपके भूमि सरकार ने क्या कर दी, फ्री में दे दी। हेक्टर है, एकड़ नहीं है, यहाँ पर हेक्टर दे रखा आपको, हेक्टर भूमि जो है आपकी हेक्टेयर है। 30,000 हेक्टेयर भूमि जो है आपके ये 40 वर्ष के लिए क्या कर दी, मुफ्त में दे दी। कितने वर्ष के लिए दी, 40 वर्ष मुफ्त में। कि सरकार जो है इस कंपनी से कुछ भी नहीं लेगी, 40 वर्ष तक ये कंपनी क्या कर सकती है, इस भूमि का उपयोग कर सकती है। इसमें से जो आपके ये 30,000 हेक्टेयर भूमि है, इस हेक्टेयर भूमि पर ज्यादातर पर चरागाह थे और आसपास के जो गांव के लोग थे वहां पर अपने पशुओं को चराते थे। तो इस प्रकार ज्यादातर भूमि का उपयोग जो है किसान अपने पशुओं को चराने के रूप में करते थे, चरागाह के रूप में वो भूमि थी। कंपनी ने क्या किया, जमीन पर यूकलिप्टस के पेड़ लगाए। यूकलिप्टस के पेड़ जो है आपके ये लगाए। यूकलिप्टस का जो पौधा होता है उसको, उसकी जो लुगदी होती है उससे कागज बनाया जाता है। इसके लुगदी से कागज बनाया जाता है। तो इसकी क्या करती है, उन्होंने पौधे लगाना शुरू कर दिए। पेड़ लगाने के लिए जो है ये भूमि है और इसके पेड़ लगा दिए, पौधे लगाने शुरू कर दिए। इन पेड़ों का इस्तेमाल मैंने अभी बता दिया है कि इस पेड़ जो होता है, यूकलिप्टस का जो पेड़ होता है उसकी लुगदी बना करके लुगदी से कागज तैयार किया जाता है। ये कार्य कब किया गया, 1984 में। 1984 में पेड़ लगाने का ये काम पूरा हो गया। 1986 में जो है यहाँ पर एक स्वतः आंदोलन हुआ। 1987 कहाँ पर, कर्नाटक में। 1987 में एक आंदोलन शुरू हुआ। क्या नाम था आंदोलन का, हिकितो। क्या नाम था, कितिको, कितिको, हिचिको, कितिको और दूसरा आपके हिक्सको है, आएगा हिक्सिको था। कर्नाटकी भाषा है, कर्नाटकी भाषा है। कितिको और हचिको है। कितिको हचिको नाम का जो आंदोलन शुरू हुआ, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, तोड़ो रोको और रोको, तोड़ो और रोको। मतलब क्या हुआ कि जो आसपास के किसान थे जो पशु चराते थे वहां पर उनको लगा कि उसकी भूमि का उपयोग जो है आपके बिना किराए के हो रहा है, उसको मुफ्त में कंपनी को दे दिया गया। और कंपनी यहाँ पर जो है कागज के पेड़ लगा रही है, तो वो पेड़ उनके काम के नहीं है, स्थानीय लोगों के काम के लिए नहीं है। तो उन्होंने जो है आंदोलन शुरू किया और आंदोलन का नाम क्या था आपके, कितिको हचिको। इस आंदोलन के तहत उन्होंने यानी तोड़ो और रोको के तहत उन्होंने यूकलिप्टस के जो पेड़ है उनको तो उखाड़ दिए और उनके स्थान पर उन पौधों को लगा दिया, उन पेड़ों को लगा दिया जो उनके स्थानीय महत्व के थे, उनके काम आ सकते थे। इस प्रकार उन्होंने अहिंसात्मक ढंग से इस आंदोलन को चलाया और सरकार की जो इच्छा थी वो इच्छा पूरी नहीं हुई। कंपनी ने सौते क्या कर दिया, जमीन अपने आप ही सौते खाली हो गई वहां से और जनता की इच्छा के जो वृक्ष थे वो लग गए। तो इस प्रकार जो है आपके जन संघर्ष के सामने सरकार को क्या करना पड़ता है, अपनी नीति को बदलनी पड़ती है। अब है आपके अगला जो प्रकरण है बिल्कुल है आपके वो बिंदु है आपका लामबंदी और संगठन।
महत्व आएगा इसमें बंदी और संगठन। लाम बंदी और संगठन। अब देखो आपके यहां पर कि हमें ऊपर वाले दोनों जो उदाहरण हैं उनकी एक बार पुनः क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी ओर दोबारा लौटते हैं। दोनों उदाहरण कौन कौन से, नेपाल का और बोलिविया का। इन उदाहरणों की ओर लौटते हैं और उन संगठनों की बात करते हैं जिनके बूते जो है ये संघर्ष सफल हुए। कौन से संगठनों ने सफल किए? राजनीतिक संगठनों ने इन आंदोलनों को सफल बनाया। तो हम पहले नेपाल में देखते हैं कि नेपाल में अनियतकालीन हड़ताल जो है आपके अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों ने किया। नेपाल की ओर देखें तो नेपाल में देखो आपके अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान किन्होंने क्या था? आह्वान जो है आपके 7 दलों ने किया। 7 दल SEA सेवन पार्टी अलायंस, इन दलों ने किया था। और इन दलों के कुछ न कुछ सदस्य संसद के सदस्य थे। कहने का मतलब ये 7 बड़े दल थे नेपाल में और इन बड़े दलों के सदस्य संसद में थे। पूर्व जो है कुछ सदस्य संसद में थे, बाकी के अन्य सदस्य जो कार्यकर्ता होते हैं दल के वो भी जो है साथ हो जाते हैं। जो सदस्य चुनाव में हार जाते हैं वो भी आंदोलन में साथ हो जाते हैं। तो कुछ सदस्य इनके क्या थे आपके संसद में थे। इस संघर्ष में नेपाली आपके कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सी? नेपाली जो आपके कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको माओवादी कहते हैं, माओवादियों ने भी क्या किया था? आपके साथ दिया था। हालांकि ये जो है आपके कम्युनिस्ट पार्टी है वो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन इस पार्टी ने फिर भी क्या किया? आपके भाग लिया, भागीदार बनी। किसके विरुद्ध? तानाशाही शासन के विरुद्ध में, राजतंत्र के विरुद्ध में भागीदार बनी। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी अर्थात माओवादी जो संगठन था, ये संगठन जो आपके नेपाल में संसदीय लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं कर रहा था। और ये पार्टी जो है आपके नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी। और इस कम्युनिस्ट पार्टी ने अर्थात माओवादियों ने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार भी कर लिया था। बड़े हिस्से पर एक अपना अधिकार भी कर लिया था, नियंत्रण भी कर लिया था। लेकिन जब नेपाल में संसद को भंग कर दिया गया और राजा ने शक्तियां अपने अधीन कर ली, तो नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए इस पार्टी ने क्या किया? 7 दलों के जो गठबंधन था उसका सहयोग किया। नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा देखो आपके राजनीतिक दल ही नहीं थे, इसके अलावा देखो अनेक संगठन और भी सम्मिलित थे, जिनमें आपके मजदूर संगठन है, आपके किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, आपके शिक्षकों का संगठन है, वकील है और मानवाधिकार कार्यकर्ता। शिक्षक है, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता की बड़ी रहेगी। मानवाधिकार कार्यकर्ता, ये सब लोग जो है आपके इसमें सम्मिलित थे। तो इस प्रकार ये राजनीतिक संगठन एक तरह से ये सब संगठन इसमें सम्मिलित थे। हालांकि ये प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन संगठन है। ये आपके हित समूह हो गया मजदूरों के लिए,
ये किसान संगठन किसानों के हित ये समूह हो गया, ये राजनीतिक संगठन हो गया, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक भागीदारी निभाने वाला। मानवाधिकार जो कार्य करता है वो भी एक तरह से जो आपके राजनीतिक संगठन है। तो ये संगठन हो गए और इन कार्यकर्ताओं का ये जो समूह था इसने इस आंदोलन को क्या किया था, अपना समर्थन दिया था। तो इस प्रकार इस आंदोलन में अनेक संगठन क्या करते थे, भागीदारी निभा रहे थे। ये सारे संगठन भागीदारी निभा रहे थे, कोई संगठन प्रत्यक्ष रूप से तो कोई अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभा रहा था। इसी प्रकार अगर हमें ये नेपाल का था, अगर हम बोलिविया का तो जल संघर्ष है या जल युद्ध है उसके बारे में चर्चा करें तो नेपाल में भी अनेक जो आपके राजनीतिक संगठन है वो भागीदारी निभा रहे थे। नेपाल में देखें तो देखो आपके नेपाल में किसकी युद्ध हुआ था, जल पानी के निजीकरण की युद्ध हुआ था। के विरुद्ध संघर्ष हुआ था आपके, और इस संघर्ष में अनेक संगठन भागीदारी निभा रहे थे। इस आंदोलन का जो नेतृत्व था, नेतृत्व तो किसने किया, एक संघ था आपके फेडेकोर, जो गरीबों का जो भेदभाव वाले समूह थे उन समूह का है ये आपके फेडेकोर। भारत में आपके अनुसूचित जातियां जनजातियों के उत्थान के लिए काम करने वाला है ये संगठन। तो ऐसे जो आपकी ये संगठन था, इस संगठन ने क्या किया था, आपके नेतृत्व किया था। कहां पर है, बोलिविया में पानी के निजीकरण के विरुद्ध हुए आंदोलन में। इस संगठन में आपके देखो बोलिविया में जो आपकी एक फेडेकोर संगठन था, इसमें कौन कौन सम्मिलित थे, इंजीनियर और पर्यावरणवादी थे। इंजीनियर और पर्यावरणवादी कौन कौन से थे, इंजीनियर और पर्यावरणवादी आपके, इंजीनियर और पर्यावरणवादी, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बने संगठन के लोग जो है आपके इस फेडेकोर संगठन में सम्मिलित थे। और इसमें क्या किया था, नेपाल जो बोलिविया है आपके, बोलिविया है ना, बोलिविया में पानी के निजीकरण के विरुद्ध हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके अलावा देखो इस संगठन में और भी बहुत सारे लोग थे। किसान संघ के लोग थे आपके, किसानों का जो संघ है आपके, किसानों के एक संघ के लोग भी थे। इसके अलावा देखो कारखाना मजदूर भी थे, कारखाना मजदूरों का संघ था वो आपके, कारखाना मजदूर संघ के सदस्य भी थे। तो इसका मतलब कारखाना मजदूर भी थे। और आपके कोचबंबा विश्वविद्यालय के छात्र भी थे। और इनके अलावा वह आबादी कहाँ की, कोचबंबा शहर की वह आबादी जो आपके बेघरबार है, बेघरबार आबादी वाले बच्चे थे, उन्होंने भी क्या किया, बच्चों की आबादी या आबादी थी उसने भी क्या किया, आपके इस आंदोलन में भागीदारी निभाई। तो ये सब लोग जो आपके क्या कर रहे थे, यहाँ पर इस आंदोलन में भागीदारी निभा रहे थे। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी थी वहां की, कहाँ की, बोलिविया की, उसने समर्थन दिया था। हालांकि पार्टी ने नेतृत्व नहीं किया, किसी राजनीतिक दल ने नेतृत्व नहीं किया। नेतृत्व तो ये आपके फेडेकोर है जो इंजीनियर और पर्यावरणवादियों का संगठन था, इसने किया था। किसी राजनीतिक दल ने नेतृत्व नहीं किया, बल्कि जो राजनीतिक दल था सोशलिस्ट पार्टी बोलिविया की, उसने समर्थन जरूर दिया। किनको, इनको आंदोलनकारियों को। और ये समर्थन देने का परिणाम ये हुआ कि जब 2006 में जब चुनाव हुए तो इन चुनावों में आपके सोशलिस्ट पार्टी को जीत मिली। और इस पार्टी को जीत मिली, सोशलिस्ट पार्टी को। इसको जीत मिली, क्यों मिली, क्योंकि इस पार्टी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। इसलिए पार्टी चुनाव में जीत करके सत्ता में आई।
और उसकी सरकार बनी। इन दो उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि जो लोकतंत्र है हमारा, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उसमें के पीछे संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी जन संघर्ष होते हैं, उन संघर्षों के पीछे कोई एक संगठन ही काम नहीं करता, बहुत सारे संगठन काम करते हैं। बहुत सारे संगठन उसमें हिस्सेदारी निभाते हैं, चाहे प्रत्यक्ष से या कोई समर्थन देकर के। देखो यहाँ बोलिया में आपकी ये सोशलिस्ट पार्टी है, इसने समर्थन किया कि हम किसानों का समर्थन करते हैं, उसने सरकार में इसकी आवाज भी उठाई। तो इस प्रकार इसने, हालांकि इसकी पार्टी के लोग प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में नहीं आए, लेकिन उन्होंने इसका समर्थन किया। समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सरकार की नीतियों का विरोध करके समर्थन किया। इन्होंने ये भी कहा कि हम आपका समर्थन करते हैं, सरकार की नीतियों के विरुद्ध संसद में जो आपके आवाज उठा करके भी इन्होंने इनका समर्थन किया। तो इस प्रकार इस पार्टी ने समर्थन किया। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे जन संघर्ष, चाहे नेपाल का हो, चाहे बोलिविया का हो, चाहे पोलैंड का हो, वहां पर अनेक जो दल है, संगठन है, उन्होंने क्या की, अपनी भूमिका निभाई है। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना माना जो तरीका होता है, वो तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। तो यहां पर देखते हैं कि जो आपके संगठन है, वो संगठन क्या करते हैं, अपनी भागीदारी निभाते हैं। और भागीदारी निभाने के तरीके कितने होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो मैंने बता दिया जाना माना जो तरीका होता है आपके, एक तो होता है प्रत्यक्ष। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं, और ये संगठन जो है आपके दो तरह से भूमिका निभाते हैं। जन संघर्ष में कोई भी संगठन दो तरह से भागीदारी निभाता है। एक तो प्रत्यक्ष, किसमें आ गया, राजनीतिक दल। दूसरा आ गया आपके अप्रत्यक्ष। इसमें आ गया आपके हित समूह अथवा दबाव समूह। दूसरा आंदोलन। हित समूह के रूप में भी अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभा सकते हैं, आंदोलन के रूप में भी निभा सकते हैं। तो देखो आपके पहला तरीका क्या होता है आपके, कि प्रत्यक्ष रूप से जो है हम भागीदारी निभाते हैं, और ये जो है हमारा जाना पहचाना तरीका है। इसके लिए हम पार्टी बनाते हैं, तो पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव लड़ने के बाद में जो है आपके हम सत्ता में आते हैं, और सत्ता में आकर के सरकार की नीतियों को या तो अपन नीतियां बनाते हैं, और अगर सत्ता प्राप्त नहीं होती है चुनाव लड़ने वाले दल को, तो जो है वो क्या करता है, सरकार की नीतियों का संसद में विरोध करके भी क्या करता है, भागीदारी निभाता है। तो चुनाव लड़ा जाता है, सरकार बनाई जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि हर नागरिक चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता, प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं निभाना चाहता। सभी भागीदारी निभाने लग जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लग जाएंगे, पार्टी बनाने लग जाएंगे, तो बाकी का कार्य कौन करेंगे। एक देश के संपूर्ण नागरिक अगर राजनीतिक दल बनाने लग जाए और पार्टियां बनाने लग जाए, तो फिर बाकी के कार्य कौन करेंगे, सभी सरकार में आ जाएगा, तो सब नहीं आ सकते। तो बाकी जो अन्य लोग हैं जो सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं निभाना चाहते, नहीं करना चाहते, वे लोग अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाते हैं। अब बहुत से लोग होते हैं जिनके अनेक कारण होते हैं प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करने के। संभव है कि इच्छा न हो, कई लोगों की प्रत्यक्ष राजनीति में इच्छा नहीं होती, प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी करने की कुछ लोग जरूरत महसूस नहीं करते हैं कि क्या जरूरत है अपन को राजनीति में भाग लेने की प्रत्यक्ष रूप से। कभी समस्या आएगी, समस्या का समाधान नहीं होगा, तो आंदोलन है, धरने प्रदर्शन है, हित समूह बना करके हम अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। इसलिए वो प्रत्यक्ष भागीदारी से वो आवश्यक नहीं समझते। कई बार क्या होता है कि प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए हमें कौशल का अभाव महसूस करते हैं कि हमारे पास इतनी कला नहीं है कि हम
राजनीतिक दल बनाए और जो है आपके जनता को प्रभावित करे, मदद प्राप्त करे और चुनाव जीत सके, इसलिए भी नहीं बनाते। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष भागीदारी निभाते हैं। मतदान तक ही हम प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होते हैं और अपनी हिस्सेदारी करते हैं। तो अप्रत्यक्ष जो भागीदारी के तरीके हैं वो अनेक है। मैंने बता दिया, हित समूह, दबाव समूह के रूप में, आंदोलन के रूप में। तो जो लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं निभाते हैं वो लोग क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जिनके सारे अप्रत्यक्ष तरीकों के सहारे हम क्या करते हैं, सरकार से अपनी मांग को रखते हैं अथवा अपने नजरिए का हम इजहार करते हैं। नजरिया यानी कि सोच के हम ऐसा चाहते हैं, उसका इजहार करते हैं। देखो लोग अपने, अभी बताया मैंने कि अपने हितों को पूरा करने के लिए, अपनी नजरिए को पूरा करने के लिए, अपनी मांग को पूरा करने के लिए संगठन बना सकते हैं। जब एक से हित वाले लोग संगठित होकर के और अपने हित के लिए संगठित बना करके फिर सरकार से मांग करते हैं तो उसे हित समूह कहा जाता है। हित समूह को दबाव समूह भी कहते हैं। तो हित समूह में कौन से लोग होते हैं, एक से हित वाले होते हैं, जिनके हित भी समान होते हैं, लक्ष्य भी एक ही होता है। जैसे आपके व्यापारियों का समूह है व्यापार मंडल, वकीलों का समूह है, शिक्षकों का समूह है, संगठन है, किसान संगठन है। इनका एक ही लक्ष्य होता है, अपने संगठन के सदस्यों के हित की रक्षा करना। और सरकार द्वारा बनाई गई कोई नीति इनके संगठन के खिलाफ होती है तो संगठन के सारे सदस्य उस नीति का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उस नीति का प्रभाव संगठन के सभी सदस्यों पर पड़ता है, इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार उस नीति को बदले। इसके लिए वो क्या होते हैं, संगठित होकर के विरोध करते हैं। ऐसे आंदोलन को हम क्या कहते हैं, हित समूह या दबाव समूह द्वारा किया जाने वाला आंदोलन। ऐसे संघर्ष को हम हित समूह के रूप में लेते हैं कि हित समूह क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो ये भी एक जन संघर्ष है, लेकिन इस जन संघर्ष को संचालित करने वाला राजनीतिक संगठन हो गया, हित समूह हो गया। तो इस समूह द्वारा करते हैं। कभी कभी क्या होता है, लोग कोई संगठन ही बनाते हैं, न तो इस समूह होता है, न दबाव समूह के रूप में, न राजनीतिक दल के रूप में। वे किसी भी जो है संगठन के बिना अपनी मांगों के लिए क्या हो जाते हैं, एकजुट होते हैं। अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं, एकजुट होते हैं और फिर आंदोलन करते हैं। तो ऐसे समूह को जो बिना संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होता है, उस समूह को हम क्या कहते हैं, आंदोलन कहते हैं। तो उसे आंदोलन कहा जाता है। तो ये आपके हित समूह है या दबाव समूह है, और आंदोलन ये अप्रत्यक्ष भागीदारी के तरीके हैं। अप्रत्यक्ष जो है आपके क्या करते हैं, भागीदारी के संगठन है, और एक राजनीतिक दल प्रत्यक्ष भागीदारी के संगठन है। अब आपके दबाव समूह और आंदोलन की, दबाव समूह क्या होते हैं और आंदोलन क्या है। तो ये जो चीज है आपके दबाव समूह और आंदोलन, इनके बारे में बता दिया। आपके दबाव समूह या हित समूह क्या होता है, आंदोलन क्या है, लेकिन आगे इसके लिए और दे रखा है जिस पर हमें अगले कालांश में चर्चा करेंगे।